कभी सोचा है कि एक छोटा सा बच्चा जो बस रोना जानता है, वो धीरे धीरे अपनी सोच, अपनी एक पहचान और सही गलत की समझ कैसे बना लेता है? ये सवाल बचपन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है और आज हम इसी रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी इस चर्चा में हम इन्हीं 3 बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे और इसके लिए हमारा आधार है बीएड के नोट्स और चाइल्ड डेवलपमेंट की किताबें, जिनकी मदद से हम इंसान के विकास की इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। हम बचपन के रहस्य से शुरुआत करेंगे, फिर पियाजे के साथ देखेंगे कि हमारी सोच कैसे विकसित होती है, उसके बाद एरिक्सन के साथ पहचान के सफर पर चलेंगे और आखिर में कोलबर्ग से समझेंगे कि सही और गलत की समझ कहाँ से आती है। इन सब को जोड़कर हम विकास की पूरी तस्वीर देखेंगे और अंत में भविष्य से जुड़ा एक बहुत अहम सवाल भी उठाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं जीन पियाजे से। उन्होंने ही तो हमें वो पहला ब्लूप्रिंट दिया जिससे हम समझ पाते हैं कि हमारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनता है। मतलब हमारे सोचने का और तर्क करने का तरीका कैसे धीरे धीरे विकसित होता है। जब हम संज्ञान या कॉग्निशन शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि इसका मतलब है बस जानकारी इकट्ठा करना, लेकिन पियाजे ने बताया कि ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो हमारे दिमाग का एक तरह से सॉफ्टवेयर अपडेट है, वो पूरी मानसिक प्रक्रिया जिससे हम दुनिया को समझते हैं। अब ये अपडेट होता कैसे है, इसके लिए पियाजे ने एक शब्द दिया, स्कीमा। यूं समझिए कि स्कीमा हमारे दिमाग के अंदर एक तरह का मेंटल फोल्डर है, एक फाइलिंग कैबिनेट। हम जो भी नया अनुभव करते हैं वो जानकारी इसी फोल्डर में जाकर स्टोर हो जाती है और ये फोल्डर लगातार अपडेट होता रहता है। तो ये मेंटल फोल्डर अपडेट कैसे होते हैं? इसके 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है आत्मसात्करण या असिमिलेशन। मान लीजिए एक बच्चे के दिमाग में कुत्ते का एक फोल्डर है, 4 पैर, 1 पूंछ। अब वो पहली बार एक घोड़े को देखता है और उसे भी बड़ा कुत्ता कह देता है। ये हुआ आत्मसात्करण। उसने नई जानकारी को पुराने फोल्डर में फिट कर लिया। लेकिन जब उसे बताया जाता है कि अरे नहीं, ये तो घोड़ा है, तब उसका पुराना फोल्डर काम नहीं आता। उसे एक नया घोड़े का फोल्डर बनाना पड़ता है। इसे कहते हैं समंजन या अकोमोडेशन। ये सीखने की पूरी प्रक्रिया अचानक नहीं होती। पियाजे ने इसे उम्र के हिसाब से 4 बहुत अहम स्टेजेस में बांटा है, जो एक के बाद एक आती हैं। चलिए इन स्टेजेस को जरा करीब से देखते हैं। जन्म से लेकर 2 साल तक की उम्र संवेदी पेशीय अवस्था है। इस दौरान बच्चा अपनी इंद्रियों मतलब छूकर, देखकर, सुनकर दुनिया को सीखता है और यहीं पर सबसे बड़ा मेंटल लीप आता है, जिसे कहते हैं वस्तु स्थायित्व। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चा ये समझने लगता है कि जो चीज़ें आंखों के सामने नहीं हैं वो गायब नहीं हो जाती, वो मौजूद रहती हैं। और पता है, इसी वजह से जब हम बच्चों के साथ लुका छिपी या पीकबू खेलते हैं तो वो इतना खुश और हैरान होते हैं, क्योंकि करीब 8 महीने की उम्र से पहले जब हम अपना चेहरा हाथों से छिपाते हैं तो बच्चे को सच में लगता है कि हम गायब हो गए हैं। उनके लिए ये जादू से कम नहीं होता। इसके बाद 2 से 7 साल तक की उम्र में आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें भाषा तो बहुत तेजी से विकसित होती है, लेकिन सोच अहम केंद्रित यानी ईगो सेंट्रिक होती है। मतलब बच्चे को लगता है कि पूरी दुनिया चीजों को वैसे ही देखती है जैसे वो खुद देखता है। इसीलिए तो वो अपने पापा के बर्थडे पर उन्हें अपनी पसंदीदा कार्टून की डीवीडी गिफ्ट कर सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो उसे पसंद है वो सबको पसंद होगा। 7 से 12 साल की उम्र में बच्चे लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं। इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। साइकोलॉजी का एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट है। अगर आप एक 5 साल के बच्चे के सामने एक लंबे और एक चौड़े जार में बराबर पानी रखेंगे तो वो कहेगा कि लंबे वाले जार में पानी ज्यादा है। लेकिन 7 साल के बाद उसमें संरक्षण की समझ आ जाती है और वो जान जाता है कि बर्तन का आकार बदलने से पानी की मात्रा नहीं बदलती। तो पियाजे ने हमें बताया कि हमारे दिमाग का हार्डवेयर यानी सोचने का तरीका कैसे काम करता है। लेकिन इंसान सिर्फ तर्क पर तो नहीं चलता। यहीं से हम दिमाग की दुनिया से निकलकर भावनाओं और समाज की दुनिया में कदम रखते हैं और यहाँ हमारी मुलाकात होती है एरिक एरिक्सन और उनके मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत से। एरिक्सन ने बताया कि हमारी जिंदगी 8 अलग-अलग अवस्थाओं से गुजरती है और हर अवस्था में एक मनोसामाजिक संकट या चुनौती होती है। अब यहाँ संकट का मतलब कोई भयानक घटना नहीं है, बल्कि ये एक जरूरी मोड़ है। ये हमारी बायोलॉजिकल ग्रोथ
और समाज की हमसे उम्मीदों के बीच एक तरह का मनोवैज्ञानिक संघर्ष है। बचपन के शुरुआती संकट हमारे व्यक्तित्व की नींव रखते हैं। जन्म से 1 साल तक बच्चा ये सीखता है कि क्या दुनिया भरोसे के लायक है। 2 से 3 साल की उम्र में वो खुद काम करके आज़ादी महसूस करना चाहता है, और फिर 6 से 12 साल में जब वो स्कूल जाता है तो वो मेहनत करके सफल होना चाहता है, नहीं तो उसमें हीनता की भावना आ सकती है। और फिर आती है जिंदगी की शायद सबसे तूफानी अवस्था, किशोरावस्था। इस दौरान किशोर आईने के सामने खड़े होकर खुद से बस एक ही सवाल पूछता है, मैं कौन हूं? ये पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति यानी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन का दौर है। इस उम्र में किशोर अक्सर अलग अलग पहचानें ट्राई करके देखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम दुकान में कपड़े ट्राई करते हैं। एरिक्सन कहते हैं कि ये विद्रोह एक मनोवैज्ञानिक जरूरत है। समाज उन्हें अपनी असली पहचान तय करने से पहले एक तरह का ब्रेक देता है। इसे मनोसामाजिक विलंबन कहते हैं। ये खुद को खोजने का एक बहुत जरूरी समय होता है। तो प्याजे ने हमें तर्क करना सिखाया, एरिक्सन ने पहचान दी, लेकिन अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जो हमें एक समाज में रहने लायक बनाता है, और वो है नैतिकता, सही और गलत की समझ। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। कोलबर्ग ने लोगों के नैतिक तर्क को समझने के लिए एक कहानी का इस्तेमाल किया, जिसे हेन्स की दुविधा के नाम से जाना जाता है। कहानी कुछ ऐसी है कि हेन्स नाम के एक आदमी की पत्नी कैंसर से मर रही है। एक दवा है जो उसकी जान बचा सकती है, लेकिन दवा वाला उसके बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है। हेन्स के पास उतने पैसे नहीं हैं और वो आखिर में दवा की दुकान में घुसकर दवा चुरा लेता है। अब सवाल ये नहीं है कि हेन्स ने जो किया वो सही था या गलत। कोलबर्ग के लिए इससे भी ज्यादा जरूरी ये था कि लोग अपने जवाब के पीछे क्या तर्क दे रहे हैं, उनका क्यों क्या है। इन्हीं तर्कों के आधार पर कोलबर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर बताए। पहला, पूर्व पारंपरिक स्तर। इस स्तर पर एक बच्चा कहेगा चोरी करना गलत है क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। दूसरा है पारंपरिक स्तर। इस पर कोई कहेगा चोरी करना गलत है क्योंकि यह कानून के खिलाफ है। लेकिन जो तीसरे यानी उत्तर पारंपरिक स्तर पर पहुंच चुका है, वो कहेगा कानून तो ठीक है, लेकिन एक इंसान की जान बचाना किसी भी संपत्ति के अधिकार से ज्यादा बड़ा नैतिक कर्तव्य है। तो अगर हम इन तीनों सिद्धांतों को एक धागे में पिरोकर देखें, तो हमारे सामने इंसान के विकास की एक पूरी 3D तस्वीर उभर कर आती है। देखिए, जीन पियाजे ने बताया कि हमारा हार्डवेयर यानी सोचने का तरीका कैसे काम करता है। एरिक एरिक्सन ने समझाया कि हमारा सॉफ्टवेयर यानी हमारी पहचान कैसे बनती है, हम खुद को और दुनिया को कैसे देखते हैं। और लॉरेंस कोलबर्ग ने हमें वो नैतिक कंपास दिया जिससे हम सही और गलत का चुनाव करते हैं। इन तीनों को एक साथ समझना ही सबसे जरूरी है। ये पूरी चर्चा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आज का आधार हमारे बचपन में ही कितनी गहराई से तय हो जाता है, और यहीं से भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। आज की दुनिया, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न जाने कितने बदलाव रोज हो रहे हैं, वहां सवाल ये है कि क्या हमें एक नई विकास अवस्था की जरूरत है, एक ऐसी अवस्था जो हमें सिखाए कि कैसे अपने बचपन के ब्लूप्रिंट को भुलाकर उसे फिर से लिखा जाए। क्योंकि हो सकता है कि भविष्य की चुनौतियों के लिए हमारी पुरानी सीख काफी ना हो। इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त